Assalamu alaikum students. Today lecture is about the growth of the function. आज हम एसिम्प्टोटिक एफिशिएंसी एल्गोरिथम्स की देखेंगे, जिसमें बेसिकली हमने आज बिगो, ओमेगा और बिग थीटा जो है मीन के एवरेज केस, बेस्ट केस और वर्स्ट केस एनालिसिस उसको देखने के ये बेसिकली कॉन्सेप्ट्स हैं क्या। तो सबसे पहले हम जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि एसिम्प्टोटिक एफिशिएंसी से एल्गोरिथम से क्या मुराद है। एक्चुअली जब आप किसी भी एल्गोरिथम का इनपुट साइज इंक्रीज करते हैं, वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है उसके रन टाइम पे। तो हर एक एल्गोरिथम का रनिंग टाइम का जो है वो बिगो वो डिफरेंट होता है, जिसको हम कंप्यूट करते हैं बाय एनालिसिस। जब हम उसके मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं, उससे हम उसके इंसर्शन सॉर्ट का अगर हम कंप्यूट करेंगे वर्स्ट केस रनिंग टाइम, तो वो हमारा थीटा एन स्क्वायर निकलता है। और मर्ज सॉर्ट जो है, इसका हम वर्स्ट केस रनिंग टाइम कंप्यूट करेंगे, वो थीटा एन लॉग ऑफ एन होगा। ये एक्चुअली ये टाइम किस तरह से कंप्यूट किए जाते हैं, ये टाइम्स कंप्यूट किए जाते हैं आपके जो एल्गोरिथम्स है उसकी बेस पे। यानी कि इंसर्शन सॉर्ट का जो एल्गोरिथम होगा, उसका जो कोड होगा, वहाँ से हम ये एनालिसिस करेंगे। और ये इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर के अंदर जो है वो हम इंसर्शन सॉर्ट का ये प्रूव करेंगे कि रनिंग टाइम जो है वो एन स्क्वायर ही है। और मर्ज सॉर्ट का जो रनिंग टाइम है, उसे भी हम प्रूव करेंगे कि एन लॉग ऑफ एन है। तो स्टूडेंट ये यहाँ पर फिर आगे की जितनी भी एसिम्प्टोटिक एफिशिएंसी है, उसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेस्ट केस क्या होता है, एवरेज केस क्या होता है और वर्स्ट केस क्या है। ये बेसिकली हमारे टाइम रनिंग टाइम के केसेस हैं। तो अगर हम बात करें बेस्ट केस की, फर्स्टली थ्री केसेस हैं हमारे रनिंग टाइम के: बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस। बेस्ट केस वो जब आपके जो अरे है, अरे या फिर आपका जो डाटा है वो सॉर्टेड फॉर्म में है, और आप जो है वो कांस्टेंट टाइम में या मिनिमम टाइम के अंदर जो है वो डाटा को सर्च कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं, तो उसे हम मानते हैं ये बेस्ट केस है। तो सिंपल वे में आप कह सकते हैं कि बेस्ट केस जो है वो है मिनिमम टाइम टू कंप्यूट अ प्रोग्राम। तो यानी कि प्रोग्राम में कोई कंप्यूटेशन करने के लिए जो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होता है, हम बेस्ट केस कहते हैं। जबकि जो वर्स्ट केस है, ये क्या होता है, ये किसी भी एल्गोरिथम के मैक्सिमम इनपुट साइज पर जो मैक्सिमम टाइम जो है पॉसिबल टाइम अपर बाउंड जो है, उसे हम नाम देते हैं ये वर्स्ट केस है। जबकि जो एवरेज केस है वो एक्सपेक्टेड टाइम होता है, यानी कि एवरेज टाइम एक एल्गोरिथम जो ले रहा है या किसी भी इनपुट साइज के ऊपर रन होने के लिए, उसे हम एवरेज केस का नाम देते हैं। तो ये थ्री स्टूडेंट केसेस होंगे: बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस। तो एसिम्प्टोटिक एफिशिएंसी जो है वो अब उसको अगर हम डिफाइन करें, तो नेक्स्ट फिर हम जो है वो एसिम्प्टोटिक एफिशिएंसी और उसके बाकी जितनी भी जो उसके जो टर्म्स हैं, बिग थीटा और बिग ओमेगा, उसको हम स्टडी करेंगे। तो ओके, एसिम्प्टोटिक एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम से क्या मुराद है? तो when we make the input size large enough to make only the order of the growth of the running time relevant, we are studying the asymptotic efficiency। यानी कि जब आपने इनपुट साइज को आप इंक्रीज कर रहे हैं, उससे हमारे रनिंग टाइम की ग्रोथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि रनिंग टाइम पर उस पर क्या असर होता है, उसको अगर आपने स्टडी करना है, तो उसके लिए आप एसिम्प्टोटिक एफिशिएंसी ऑफ द एल्गोरिथम को स्टडी कर रहे होते हैं। तो we are concerned with how the running time of an algorithm increases with the size of the input। तो इसमें एक्चुअली जो स्टूडेंट एसिम्प्टोटिक एनालिसिस है, इसमें हम ये देखते हैं कि जब एक एल्गोरिथम को हम इनपुट साइज इंक्रीज कर देते हैं किसी भी एल्गोरिथम की, उससे उसके रनिंग टाइम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एक्चुअली ये लिमिट करता है एज साइज ऑफ इनपुट साइज इंक्रीज। तो एक बाउंड हमें प्रोवाइड करता है कि मैक्सिमम टाइम इतना लगेगा, मिनिमम टाइम इतना लगेगा, एवरेज टाइम जो है वो इस तरह से हम कंप्यूट कर रहे होंगे। तो यूजुअली एन एल्गोरिथम दैट इज एसिम्प्टोटिकली मोर एफिशिएंट विल बी द बेस्ट चॉइस फॉर ऑल बट वेरी स्मॉल इनपुट। तो याद रखिएगा कि एक एल्गोरिथम जो है, हम कहते हैं कि एल्गोरिथम जो है अगर वो एसिम्प्टोटिकली बेस्ट है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इनपुट साइज इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसके इनपुट साइज इंक्रीज करने से उसके रन टाइम पे इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो एल्गोरिथम हमारा एफिशिएंटली जो है वो गुड है। तो सबसे पहली जो नोटेशन है एसिम्प्टोटिक एनालिसिस की, वो बिगो नोटेशन है। तो स्टूडेंट बिगो नोटेशन याद रखिएगा, ये आपको एक बिगो जो है ना, नोटेशन के जरिए हम किसी भी एल्गोरिथम की जो
जो एसिम्प्टोटिक एफिशिएंसी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ फंक्शन, जिसमें हम बता रहे होंगे कि आपके पास मैक्सिमम टाइम जो है अपर बाउंड जो है वो किसी भी एल्गोरिथम को रन होने का इतना लग सकता है। जैसे कि अगर हमने इंसर्शन सॉर्ट की बात की ना, इंसर्शन सॉर्ट में हमने टाइम निकाला, वर्स्ट केस जो है वो निकाला कि वो थीटा एन स्क्वायर है या बिगो एन स्क्वायर है। इट्स मीन कि मैक्सिमम टाइम इनपुट साइज जो है अगर एन है तो मैक्सिमम टाइम जो है एन स्क्वायर टाइम में ये लाजमी तौर पर एल्गोरिथम जो है वो रन होकर हमें रिजल्ट जनरेट करके दे देगा। तो the big notation asymptotic bounds are function from above and below. When we have only an asymptotic upper bound, we use big notation. ठीक है, यानी कि एसिम्प्टोटिक फंक्शन जो होता है वो आपको अपर बिलो फंक्शन हम देखेंगे कि अपर बाउंड के लिए हम बिगो लेंगे और लोअर बाउंड के लिए हम ओमेगा लेंगे। तो जो बिगो नोटेशन है ये एक्चुअली आपको प्रोवाइड करती है अपर बाउंड। तो स्टूडेंट इसको हम डिफाइन मैथमेटिकल इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। अगर आपके पास दो एल्गोरिथम हैं, एक एल्गोरिथम के रनिंग टाइम जो है उसके फंक्शन को हमने एफ ऑफ एन के साथ रिप्रेजेंट कर दिया है, एक एल्गोरिथम है जिसके मैंने रनिंग टाइम को जी ऑफ एन से रिप्रेजेंट कर दिया है। हम दो एल्गोरिथम के रनिंग टाइम को एक फंक्शंस के जरिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली एन जो है ना ये एक्चुअली आपका इनपुट साइज है और जी जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन के रनिंग टाइम को, यानी कि जी ऑफ एन एक फंक्शन का रनिंग टाइम, एफ ऑफ एन जो है वो दूसरे फंक्शन का रनिंग टाइम है। तो इसको हम डिफाइन किस तरह से करते हैं कि फॉर अ गिवन फंक्शन जी ऑफ एन वी डिनोट बाय बिगो जी ऑफ एन, यानी किसी भी फंक्शन का अगर आपने बिगो कंप्यूट करना है तो व्हाट डज इट मीन, बिगो से क्या मुराद होगा, उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि बिग ऑफ जी ऑफ एन इज इक्वल टू द एफ ऑफ एन, there exists positive constant c and r naught such that f of n is always less than equal to c g of n। मीन के जो हमारा फंक्शन है जिसका हम बिगो कंप्यूट कर रहे हैं वो हमेशा किसी इनपुट साइज पर किसी दूसरे फंक्शन को अपर बाउंड कर रहा होगा। और यहाँ पर स्टूडेंट आपने याद रखना है कि ये जो c है ये भी कांस्टेंट है और n नॉट जो है ये इनपुट स्पेसिफिक इनपुट साइज है। यानी कि अगर लेट्स सपोज कि आपके पास ना दो एल्गोरिथम है, अगर तो आपका इनपुट साइज 20 है तो दोनों एल्गोरिथम जो है मे बी पहला जो एफ ऑफ एन एल्गोरिथम है ये बेस्ट वर्क कर रहा है, जी ऑफ एन जो है वो इतना एफिशिएंट नहीं है। लेकिन जैसे ही आप 20 से अबव करते हैं उसके बाद जी ऑफ एन जो है इसका रनिंग टाइम इसके रनिंग टाइम से हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो फंक्शन होता है सी जी ऑफ एन, इसे हम नाम देंगे, ये एफ ऑफ एन को अपर बाउंड कर रहे हैं। तो वी यूज बिग नोटेशन टू गिव एन अपर बाउंड ऑफ अ गिवन फंक्शन विद इन अ कांस्टेंट फैक्टर। तो ये स्टूडेंट इसकी आपने डेफिनेशन याद रखनी है, मैथमेटिकल डेफिनेशन, क्योंकि इसको हम यूज करेंगे आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। कि बिगो की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर जिस फंक्शन का आप बिगो कंप्यूट कर रहे होते हैं वो हमेशा दूसरे फंक्शन को अपर बाउंड कर रहा होता है फॉर अ स्पेसिफिक इनपुट साइज एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, यानी कि एक स्पेसिफिक इनपुट साइज से अबव हमेशा ही उसको अपर बाउंड करेगा। अगर आपने इसको ग्राफिकली देखना है तो ये आपको ज़्यादा विजुअलाइजेशन की हो रही होगी। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एन फंक्शन है, एक जी ऑफ एन फंक्शन है, तो देखिए इन एक इनपुट साइज एन नॉट के लिए जो है ना कभी ये अपर बाउंड कर रहा है कभी ये लोअर बाउंड कर रहा है, लेकिन इससे अबव अगर हम देखें तो जी ऑफ एन जो है वो हमेशा अबव है एफ ऑफ एन से, यानी कि जी ऑफ एन जो है किसी इनपुट साइज एन नॉट के लिए एन नॉट से अबव वो हमेशा दूसरे फंक्शन को अपर बाउंड कर रहा है। इसका ये ना रिप्रेजेंट करती है, ये लाइन जो है रिप्रेजेंट करती है टाइम को, रनिंग टाइम को, यानी कि इसके बाद हमेशा इसका रनिंग टाइम ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ऑफ जी ऑफ एन। तो बिग ऑफ जी ऑफ एन गिव एन अपर बाउंड फॉर अ फंक्शन टू विद इन अ कांस्टेंट फैक्टर, यानी कि इसी कांस्टेंट फैक्टर से के अकॉर्डिंगली जब हम किसी कांस्टेंट फैक्टर सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और एक खास इनपुट साइज पर ये हमेशा दूसरे फंक्शन जो है यानी दूसरे एल्गोरिथम के रनिंग टाइम को हमेशा अपर बाउंड कर रहा होगा। तो ये स्टूडेंट इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अल्टरनेटिव जो डेफिनेशन जो आपने याद रखनी है, जो कि जब हम किसी भी एल्गोरिथम की अगर आपने ये देखना है कि इसका क्या ये एल्गोरिथम इसका जो बिगो है वो दूसरे किसी एल्गोरिथम के बिगो से अपर बाउंड करता है या नहीं करता, तो उसके लिए आपने ये सेकंड अल्टरनेटिव डेफिनेशन मैथमेटिकल डेफिनेशन याद रखनी है कि फॉर अ गिवन फंक्शन एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन
limit of n approaches to infinity, f of n divided by g of n is equal to d, where d is the constant whose value will be greater than equal to 0 and less than infinity. अगर तो आपके पास अगर आपके पास दो फंक्शन गिवन हो और आप जो है उसको इस तरह से लिमिट जो है वो कंप्यूट करें और जो कांस्टेंट वैल्यू आपके पास आए वो इस रेंज के अंदर हो, यानी कि जीरो भी हो सकती है और जीरो से ग्रेटर, लेकिन लेस देन इन्फिनिटी होनी चाहिए, तब आप कहेंगे कि हमारे पास जियोफन फंक्शन जो है वो एफ एफ को अपर बाउंड कर रहा है, मीन कि उसका बिगो है। अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल जो है आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि हम किस तरह से कंप्यूट करें, क्या करेंगे कि और प्रूव करेंगे कि ये बिगो है या नहीं है। लेट्स सपोज कि आपने ये शो करना है कि n क्यूब नॉट इज इक्वल टू बिग ऑफ n2, क्योंकि n2 जो है ना n3 को अपर बाउंड नहीं कर रहा, इसकी पावर जो है वो 3 है, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर हमेशा इससे ग्रेटर होनी चाहिए राइट साइड पे जो फैक्टर है। अब जो बाय डेफिनेशन ये हमने पढ़ा था कि इसकी पावर, ये जो पावर है ये हमेशा इसको अपर बाउंड करेगी। तो अब इसको अगर आपने प्रूव करना है तो आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? आप जो है इसको जो डेफिनेशन है अल्टरनेटिव रेशियोज में पुट करें, एफ ऑफ एन डिवाइडेड बाय जी ऑफ एन इज इक्वल टू डी, वेयर डी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड लेस देन इन्फिनिटी। अगर हम यहाँ पर पुट करें एफ ऑफ एन, हमारा लेफ्ट साइड पर जो फंक्शन होगा वो हमारा एफ ऑफ एन होगा और बी को राइट साइड पर जो फंक्शन होगा वो जी ऑफ एन होगा। तो एन क्यूब डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, तो आपके पास यहाँ पर बाकी n होगा और जब हम लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा इन्फिनिटी। लेकिन हमने कहा था कि हमारा जो रेंज है इस कांस्टेंट की वो आनी चाहिए 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन लेस देन इन्फिनिटी होनी चाहिए। अगर इन्फिनिटी आ गई है इट्स मीन के ये डेफिनेशन को जो है वो फुलफिल नहीं कर रहा, ये गिवन रिलेशन जो है, इसलिए ये इसका बिगो नहीं है। इस तरह से स्टूडेंट आप कंप्यूट कर सकते हैं, बाय डेफिनेशन प्रूव कर सकते हैं। सेकंड ये देखिएगा, दोबारा बता दें। जी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये अल्टरनेटिव डेफिनेशन, जी मैं ये अल्टरनेटिव डेफिनेशन है बिगो की, कि आपके पास इस तरह से है कि आपने अगर कंप्यूट करना है, दो फंक्शन अगर गिवन है और आपने प्रूव करना है, जैसा कि यहाँ से इस तरह से है, आपने प्रूव करना है कि जो गिवन फंक्शन है लेफ्ट साइड वाला फंक्शन, इसे हम एफ ऑफ एन कहते हैं और राइट साइड पर जो फंक्शन बिगो के साथ होता है वो जी ऑफ एन होता है बाय डेफिनेशन। तो ये आपने अगर प्रूव करना है कि ये इक्वल है या नहीं है, यानी ये इसका बिगो है या नहीं है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ये फार्मूला यूज करना है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन डिवाइडेड बाय जी ऑफ एन इज इक्वल टू डी फॉर सम d ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और लेस देन इन्फिनिटी। यानी कि जो d कांस्टेंट आएगा ना, इसको सॉल्व करने के बाद वो आंसर हमारा 0 भी हो सकता है, 0 से ग्रेटर भी, लेकिन लेस देन इन्फिनिटी होता है। इस रेंज में अगर आपका आंसर आता है तो आप कहेंगे कि ठीक है ये इसका बिगो है, लेकिन अगर इस रेंज में नहीं आता तो आप कहेंगे ये बिगो नहीं है। इस तरह से हम प्रूव करते हैं। अब आपने यहाँ पर एफ ऑफ एन की जगह इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, लेफ्ट साइड पर वो पुट कर देनी है एन क्यूब, और राइट साइड पर बिगो के बाद जो ये वैल्यू है ये आपकी जी ऑफ एन है, इसको पुट करेंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, एन क्यूब को जब एन स्क्वायर से डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, एन, ठीक है, एन स्क्वायर एन क्यूब डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, तो आपका एन आंसर आएगा। और लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जब एन में हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। अगर ये इन्फिनिटी आंसर आ गया इट्स मीन के आपका जो वैल्यू है वो इस रेंज के अंदर नहीं है, लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। तो ये इक्वल इन्फिनिटी आ गया तो आप कहेंगे ये आपने प्रूव कर दिया ये बिगो नहीं, आप कहेंगे ये क्योंकि इसकी रेंज में नहीं है बाय डेफिनेशन, इसलिए ये इसका बिगो नहीं है। क्लियर है? हम और एग्जांपल करते हैं, आपको ये और कंसेप्ट विजुअलाइज हो जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पर हमने अब ये प्रूव करना है कि एन स्क्वायर प्लस एन इज इक्वल टू बिगो एन स्क्वायर, ये प्रूव करें। आपको एग्जाम में भी इस तरह से ना क्वेश्चन आएगा कि आप प्रूव करें कि ये इसका बिगो है या नहीं है, तो उसको आप बाय डेफिनेशन कर सकते हैं। दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, एक वो जो अबव एक लिमिट वाला मेथड है और एक आपका बाय डेफिनेशन का है। तो मैं अभी आपको लिमिट वाला करवा रहा हूँ, फिर हम बाय डेफिनेशन का आपको। अब यहाँ पर देखें कि आपका ये लेफ्ट साइड पर जो फैक्टर है ये क्या है, आप में से कौन बताए, ये आपका एफ ऑफ एन होगा या जी ऑफ एन होगा? लेफ्ट साइड पर जो है एफ ऑफ एन होगा, ये एफ ऑफ एन होगा, और राइट साइड पर जो है ये जी ऑफ एन होगा। जी अब आपने फार्मूले में यहाँ पुट करना है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ एन आपका एन स्क्वायर प्लस एन है और जी ऑफ एन आपका एन स्क्वायर है। जब इस एन स्क्वायर को इन दोनों फैक्टर्स के नीचे सेपरेट आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपके पास 1 रह जाएगा और यहाँ पर ये एन एन से कैंसिल होगा तो 1 डिवाइडेड बाय एन आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ पर आप देखें कि
लिमिट कांस्टेंट जो होता है इसकी तो 0 आ जाएगी, और अगर आप यहाँ पर पुट करते हैं तो 1/∞ क्या आता है? 1/∞ भी 0 आता है। तो इसका मतलब है कि आपका आंसर जो है वो 0 आ गया, कांस्टेंट की वैल्यू हमारी 0 और ∞ के रेंज में आई, इसलिए ये उसका बिग ऑफ एन होगा। क्लियर? सर ये इक्वल टू 1 कैसे हुआ है? यहाँ पर ये देखें, ये कांस्टेंट था ना इसका, तो ये 1 ही आ गया, इसका जो है वो 1/∞ की है, तो ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये स्टूडेंट आपने देखा कि हम बाय डेफिनेशन जो है वो किस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम और एग्जांपल मैं आपको करवाता हूँ ताकि आप इसकी प्रैक्टिस में आपको ना फिर बुक की एक्सरसाइज की क्वेश्चन भी दूंगा, आप उसको सॉल्व करके एज असाइनमेंट मुझे देंगे। ये देखें, इसको भी आप अपने प्रूव करना है। अब आप एग्जांपल से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये ऊपर वाली एग्जांपल देखें, इस रिलेशन पे गौर करें जरा कि पावर आपके पास, अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसमें उसका बिगो क्या होगा, उसमें जो मैक्सिमम पावर है वो उसका बिगो होगा। ये रूल आप याद रखना है। कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ठीक है, पॉलिनोमियल में उसमें एक उसके उस प्रोग्राम के काफी पार्ट, 3-4 पार्ट्स थे। ये पहले पार्ट का रनिंग टाइम है, ये सेकंड पार्ट का रनिंग टाइम है, तो ये टोटल टाइम एक एल्गोरिथम का आ गया। तो इसका जो हाईएस्ट पावर होगी वो आपका बिग ऑफ एन होगा। अब यहाँ पर देखें कि अगर हमने पढ़ा हुआ है कि बिग ऑफ एन जो है वो जो एफ ऑफ एन है, जी ऑफ एन जो है वो हमेशा इसको अपर बाउंड करेगा, मीन के राइट साइड वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए। तो अगर ग्रेटर होगी तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इसका बिग ऑफ एन होगा। अगर आप ये प्रूव मैथमेटिकली इसको प्रूव भी करना चाहते हैं कि क्या ये बिग ऑफ एन है या नहीं है, तो आप किस तरह से प्रूव करेंगे। अब यहाँ पर देखें, मैं आपको वो दूसरी डेफिनेशन जो है वो उसके थ्रू करवाने लगा हूँ कि अब इसको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। मेथड आपने समझ लें, कोई भी फिर आपका आपने प्रूव करना होगा, चाहे दोनों मेथड से अगर आपको कहा जाए तो आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। हमने सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन ऑफ जी ऑफ एन, यानी कि बिगो की जो डेफिनेशन है वो ये है यहाँ लिखी कि बिगो की डेफिनेशन ये होती है कि सी जी ऑफ एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है एफ ऑफ एन, और एफ ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 0। ये डेफिनेशन है बिगो की। अब यहाँ पर आपने एफ ऑफ एन की वैल्यू पुट करनी है 2n², और जी ऑफ एन की वैल्यू आपने पुट करनी है cn³। ठीक है, सी ये कांस्टेंट है और जी ऑफ एन हमारा n³ था, आपने n³ पुट कर दिया। अब आपने ना बेसिकली यहाँ पर दो वैल्यूज कंप्यूट करनी है, एक कंप्यूट करनी है सी की वैल्यू, कांस्टेंट सी की वैल्यू, और एक आपने n0 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि सबसे पहले मैंने ना डिटरमाइन द सी वैल्यू। फर्स्ट स्टेप मेरा ये होगा कि मैं सी वैल्यू को हमेशा डिटरमाइन करूंगा। अब सी वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए आपने क्या करना है यहाँ पर कि सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि आपने जब यहाँ पर वैल्यूज पुट की तो इस सी की वैल्यू को अगर आपने फाइंड करना है तो इस n³ से पूरी वैल्यू को आप डिवाइड कर देंगे। 0 डिवाइडेड बाय n³, 2n² डिवाइडेड बाय n³ और cn³ डिवाइडेड बाय n³। ठीक है, तो जब आपने इसको डिवाइड किया तो जी स्टूडेंट, तो हमने यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग होगी। सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखी है, उसमें यहाँ से वैल्यूज पुट की हैं एफ ऑफ एन की और जी ऑफ एन की वैल्यू पुट की, और फिर आपने यहाँ पर हमेशा जो है वो राइट साइड पर जो जी ऑफ एन होगा कंप्लीट उससे डिवाइड कर देना है पूरी वैल्यू को। तो यहाँ पर डिवाइड किया, फर्स्ट को भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, थर्ड वैल्यू को भी डिवाइड कर दिया, तो आपके पास बाकी यहाँ पर आपके जब 0 से डिवाइड करेंगे 0, जब 2n² डिवाइडेड बाय n³ करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 डिवाइडेड बाय n, और जब cn³ डिवाइडेड बाय n³ करेंगे तो आपका c कांस्टेंट आएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक आपने पॉइंट याद रखना है कि जब आपने बिगो कंप्यूट करना होगा तो हमने जो है ये फैक्टर जो है, ये फैक्टर इसको हमेशा मैक्सिमम बनाना है। ये 2/n फैक्टर जो है इसको हमेशा मैक्सिमम बनाना है। तो मुझे बताएं कि मैं यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करूं, आपके पास ये फैक्टर जो है ये मैक्सिमम बन जाएगा। यहाँ पर आप देखें कि आपने जो मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी है वो फिर अगर हम यहाँ पर 1 पुट करें, n = 1 पुट करें तो 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 2 आएगा। लेकिन अगर इसके 1 के अलावा भी कोई वैल्यू पुट करते हैं, आप यहाँ पर 2 पुट कर देते हैं तो फिर भी वैल्यू कम हो जाएगी, अगर 3 पुट कर देते हैं फिर भी वैल्यू कम हो जाएगी, 4 पुट करते हैं फिर भी वैल्यू कम होगी। इसका मतलब है कि आपने हमेशा यहाँ पर जब आप बिगो कंप्यूट कर रहे हो तो आपने सी की वैल्यू जब डिटरमाइन करनी है तो यहाँ पर जो भी आपके पास जो है क्वेश्चन वैल्यू होगी, आपने इस यहाँ पर n की वैल्यू को, इस फैक्टर को मैक्सिमम बनाने के लिए उस लिहाज से n की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर n की इस फैक्टर को मैक्सिमम बनाने के लिए n यहाँ पर 1 पुट करूंगा, और जब आपने n = 1 पुट किया तो आप यहाँ पर देखें 2 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2 आंसर जो है वो कांस्टेंट का वो आपका 2 आ जाएगा।
तो याद रखिएगा हमेशा जो कांस्टेंट है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आगे नेक्स्ट जो है and c greater than 0 and not refers to the problem size a positive integer. If c is infinity then there is no c exist which makes for all n greater than n not true. तो याद रखिएगा हमारा c जो है वो कोई अगर कांस्टेंट वैल्यू है जो ग्रेटर देन अगर 0 आ जाती है इट्स ओके। आगे सेकंड काम आपने क्या करना है कि सेकंडली आपने फिर एन नॉट की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। पहले सी की वैल्यू डिटरमाइन की है, अब आपने एन नॉट की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। उसके लिए आपके पास ये जो अबव ये फैक्टर था, ये इक्वेशन बनी थी 0 लेस देन 2 डिवाइडेड बाय n लेस देन c। इसमें आपने c की वैल्यू पुट कर देनी है। तो अगर हम इसमें c की वैल्यू पुट करें, यहाँ पर आप देखें c की वैल्यू आपने 2 पुट कर दी और n की जगह आपने n नॉट पुट कर दी, n नॉट पुट कर दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लें, n नॉट इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो n नॉट की वैल्यू 1 आ गई। तो n नॉट की वैल्यू भी ग्रेटर देन एक जो है वो 0 होनी चाहिए और c की वैल्यू जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो चूंकि यहाँ पर हम जो वैल्यू डिटरमाइन की है ग्रेटर देन 0 है, इसलिए आप कहेंगे कि ये जो फंक्शन है जियोफैन ये हमेशा इसको परफॉर्म कर रहा है कौन कौन सी वैल्यू पर, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट 1 और c इज इक्वल टू 2, हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट। तो इससे आपने इसको प्रूव कर लिया। ये सेकंड मेथड है बाय यूजिंग डेफिनेशन। आपने किस तरह से बी को कंप्यूट करना होता है, यानी कि आपने ये प्रूव करना होता है एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का बिगो है या नहीं है। तो इसमें इस मेथड में आपने अगर आपसे बाय डेफिनेशन कहा जाता है तो फिर आपने ये मेथड यूज करना है जिसमें पहले आपको सी डिटरमाइन करना है, फिर आपको एन नॉट डिटरमाइन करना है। और ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। अगर ग्रेटर देन 0 आती हैं और एन सी की वैल्यू जो है वो 0 से और इनफिनिटी से लेस है, तो आप कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है ये बिगो जो प्रॉपर्टी है उसको होल्ड करता है। तो ये स्टूडेंट एक सेकंड मेथड है बाय डेफिनेशन। तो दोनों मेथड्स हमने अंडरस्टैंड कर लिए कि बाय अगर आपने लिमिट के थ्रू प्रूव करना है तब आपने कैसे करना है, और अगर आपने बाय डेफिनेशन करना है फिर आप किस तरह से प्रूव करेंगे। कोई कंफ्यूजन हो या अंडरस्टैंडिंग ना हो रही है, क्लियर है? सर एन नॉट वाली दोबारा करवा दें। एन नोट में स्टूडेंट आपने इस तरह से करना है कि आपने ये जो वही इक्वेशन जो थी ना, ये जहां जब आपने डिवाइड किया था इस इक्वेशन में सी की वैल्यू पुट कर देनी है और एन की जगह एन नोट रिप्लेस कर देना। सी की वैल्यू हमारी 2 निकली थी और एन नोट जो है वो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने एन की जगह एन नोट रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर सिंपली आपने एन नोट की वैल्यू कंप्यूट करने के लिए एन नोट को यहाँ पर इधर आके ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जब 2 डिवाइड होगा 2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 1, n की वैल्यू आपकी 1 जो है वो यहाँ से कंप्यूट हो जाएगी। तो ये सिंपल मैंने एग्जांपल करवाई ताकि आपको एक दफ़ा फ्लो अंडरस्टैंड हो जाए कि हम c की वैल्यू कैसे कंप्यूट करते हैं, n नॉट की कैसे कंप्यूट करते हैं। फिर हम इसको और ज़्यादा मज़ीद जो है इसको थोड़े टफ एग्जांपल्स करते जाएंगे ताकि आपको ये जो है वो और बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, क्योंकि एग्जाम में आपको ये लाजमी क्वेश्चन आएगा। अगर आपका फिजिकल एग्जाम होगा कि आपने प्रूव करना होगा कि आपका ये फंक्शन जो है दूसरे फंक्शन का फिगर है या नहीं है बाय डेफिनेशन। क्लियर है स्टूडेंट? आगे नेक्स्ट जो है वो फिर बाकी जो इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, वो वन बाय वन मैं आपको करवाऊंगा। तो अभी जो है वो आप दोबारा क्लास रीज्वाइन कीजिए, ठीक है, ताकि फिर दोबारा बाकी जो एग्जांपल्स हैं हम उनको करें और बाकी जो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं उनको स्टडी करें।